नमस्कार, मैं उपेंद्र और आज की ग्रैंड मुलाकात में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं डॉक्टर अक्षय पराशर से। डॉक्टर पराशर MBBS MS रेटिना स्पेशलिस्ट हैं, साथ ही फेको सर्जन हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। धन्यवाद सर। मुझे जैसी जानकारी है कि आप JK हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा सा JK हॉस्पिटल के बारे में जानकारी देंगे हमारे दर्शकों को। जी, मेरा नाम डॉक्टर अक्षय पराशर है। मैं ऑप्थेल्मोलॉजी नेत्र विशेषज्ञ के पद पे हूँ और हमारे द्वारा यहाँ पे JK हॉस्पिटल, जो कि सुपर स्पेशलिटी आई केयर और रेटिना सेंटर है, जिसमें रेटिना का उपचार से लेकर आँखों के सारे उपचार होते हैं। हमारे यहाँ अत्याधुनिक जैसे कि OCT मशीन, जो कि जिससे रेटिना का नॉन इन्वेजिव तरीके से पूरी जांच की जाती है। इसके अलावा सोनोग्राफी, फेको पद्धति से मोतियाबिंद, जिसमें बिन टाके की सर्जरी, जिसमें मशीन के द्वारा मोतियाबिंद निकाला जाता है, और घड़ी वाली लेंस, फोल्डेबल लेंस जिसे कहते हैं, जो अत्याधुनिक तरीके से जो ऑपरेशन किया जाता है, वो सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा हमारे पास ग्लॉकोमा, जिसको काला मोती कहते हैं, उसकी जांच और उसके ट्रीटमेंट की सारी सुविधाएं उपलब्ध है। और हम लोग और भी विभिन्न जो भी आई से तकलीफ़ें होती हैं, आँखों की तकलीफ़ें होती हैं, उसका उपचार और उसकी सर्जरी हमारे द्वारा हमारे अस्पताल में किया जाता है। सर, इसमें चूँकि बातचीत का सिलसिला शुरू हो चुका है, अब मैं दरअसल प्रश्न पूछने के पहले आपके मेडिकल आँखों के उसमें क्षेत्र में कितना अनुभव रहा है आपका, ये बात हमारे दर्शकों को बताएंगे। जी, सबसे पहले तो मैं यहीं पैदा हुआ हूँ। अपनी पढ़ाई के लिए अभी मैं 30 साल का हूँ। 17.5 साल में मैंने मेडिकल में एंट्री की थी, जिसमें पहले MBBS स्टार्ट किया मैंने 4.5 साल, जो कि पूना के इंस्टीट्यूट से किया। उसके बाद मैंने 1 साल इंटर्नशिप की। उसके तुरंत बाद मेरा MS में सिलेक्शन हो गया था, तो 3 साल मैंने MS की पढ़ाई की, ऑप्थेल्मोलॉजी, जो कि नेत्र सब्जेक्ट के ऊपर है। उसके बाद मैंने 1 साल वहीं पे फेलोशिप की। फेलोशिप में मैंने रेटिना का फेलोशिप किया। इसके अलावा मैंने मोतियाबिंद के जो फेको सर्जरी है, एडवांस टेक्निक है, उसमें मैंने किया। इसके बाद मैं जब जगदलपुर आया, तो उसके बाद मैंने यहाँ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, महारानी अस्पताल, जिसको आप सभी जानते हैं, उसमें मैंने अपनी 2.5 साल तक अपनी सेवाएं दी। और विगत 3 महीने से मैं JK हॉस्पिटल, अभी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, यहाँ के लोगों के लिए शुरू किया है, और मुझे बहुत अच्छा लोगों की तरफ से प्यार मिल रहा है और बहुत अच्छा हमारा काम चल रहा है। चलिए, अब हम सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, हमें बताइएगा कि आंखों में कितने प्रकार के दोष होते हैं और क्या क्या होते हैं। जी, आँख एक बहुत ही स्पेशल अंग है, जो सेंस हमारा, इसमें बहुत विभिन्न प्रकार के दोष आते हैं। जैसे अगर आप इसको प्रॉपरली डिवाइड कर लें, बचपन में अलग होता है, उसके अलावा बाकी जब हम जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, उसमें जो दोष होता है, सभी प्रकार के दोष के बारे में तो हम नहीं बता पाएंगे एक साथ, क्योंकि उसमें तो बहुत समय चला जाएगा। लेकिन जो सबसे कॉमन दोष है, जैसे कि हम बचपन से शुरू करें, तो अगर किसी गर्भवती माता को कोई इन्फेक्शन होता है, तो बच्चों के आप कभी कभी देखे होंगे कि बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनके आंखों में मोतियाबिंद होता है, जिसको हम कहते हैं कंजीनाइटल कैटरैक्ट। तो जब कंजीनाइटल कैटरैक्ट होता है, तो इसका मतलब है जो उसकी लेंस है, पूरी तरीके से लेंस मोतियाबिंद में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि हम समझते थे कि सिर्फ ओल्ड एज में या जब हमारा उम्र ज्यादा हो जाता है तभी मोतियाबिंद होता है। ऐसा नहीं है। बचपन में पैदा होने के बाद भी मोतियाबिंद हो सकता है, अगर कोई भी बीमारी हो गर्भवती माता को। इसलिए गर्भ से ही हमें अपने आँख, मतलब हमारे जो बच्चों के आँखों का ध्यान पहले से देना पड़ता है, रेगुलर चेकअप के लिए जाना पड़ता है। इसके अलावा अगर थोड़ा सा और आगे आए, तो अगर बच्चों के आंखों में जैसे ही पैदा हुए और आंखों में कोई इन्फेक्शन होता है, जिसको बोलते हैं न्यूनेटल कंजंक्टिवाइटिस, वो भी बहुत डेडली बीमारियां हैं, जिससे पूरी तरीके से आंख नष्ट भी हो सकती है। तो उसका बिल्कुल ध्यान दिया जाए। अगर सही वक्त पे डॉक्टर के द्वारा इलाज हो जाए तो आंखों को नुकसान नहीं पहुंचता है। ये क्या यही रीजन है कि अक्सर छोटे बच्चे भी आजकल चश्मा पहने हुए होते हैं, या कुछ और भी? जी सर, सर चश्मा पहनने
के बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण तो कभी कभी सबसे ज़्यादा ऐसा रहता है कि अगर माता पिता को चश्मा लगा हुआ है तो बच्चों को भी चश्मा लगने का चांस बढ़ जाता है, जिसको जेनेटिक बोला जाता है। इसके अलावा हम जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं कुछ उम्र तक उनकी आंखों की आकार बदलती है। अगर आंखों की आकार ज़्यादा है तो उनको ज़्यादा माइनस नंबर में चश्मा लगता है, अगर आंखों की आकार कम है तो उनको प्लस नंबर पे चश्मा लगता है। तो इसी वजह से उनको चश्मा जो आंखों के आकार और सामने जो हमारा कॉर्निया होता है जिस हम लोग पुतली बोलते हैं, अगर उसका भी आकार किसी वजह से बदल दिया जाए तो हमें एस्टिग्मेटिज्म जो रिफ्रैक्टिव होता है वैसा चश्मा लगता है हमें सिलेंड्रिकल नंबर। अच्छा डॉक्टर साहब, सामान्यतः हम आंखों की देखभाल कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो हम अपनी आंखों की निरंतर जांच कराते रहें। जांच कराने से हमें ये पता चल जाता है कि क्या हमें किसी प्रकार की कोई भी आंख के बहुत सारे अंग होते हैं, जैसे पुतली हो गई, लेंस हो गया, रेटिना हो गया, किसी भी अंग में अगर बीमारी जल्दी पकड़ी जाए, जो कि अंग्रेजी में कहावत है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो अगर हम पहले ही उसको प्रिवेंट कर ले तो बीमारी आने के बाद उसका डैमेज इतने लेवल तक नहीं होता है। तो इस वजह से हमें पहले जैसे सावधानियों में सबसे पहले तो अपने डाइट में हम मॉडिफाई कर सकते हैं। हम सभी को इस बात की जानकारी है कि विटामिन ए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, तो विटामिन ए से जुड़े जो भी फल फ्रूट होते हैं या सब्जियां होती है या खाना होता है उसका बहुत अच्छे से सेवन करें। विटामिन डी हो गया, इसके अलावा जिंक हो गया और बहुत सारे मिनरल्स जो होते हैं, इवन एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल मतलब हरी सब्जियों में होता है, तो ये सब का सेवन करें, इससे भी आंखें बहुत स्वस्थ रहती है। इसके अलावा अगर जांच में हमें चश्मा लगता है छोटे में तो चश्मा जरूर पहने, क्योंकि चश्मा नहीं पहनने की वजह से काफी बार हमारा परमानेंट फंक्शनल लॉस हो जाता है। इसका मतलब है अगर हमारे एक केस बिगड़ जाता है। यस, क्योंकि एक बार जैसे अगर हमें चश्मा नंबर लगा है और हमने बचपन में छोटे में ये होता है अगर चश्मा नहीं पहना तो उस आंख की नजर कम हो जाती है और बाद में जाके उसको हम सुधारने का प्रयत्न भी करते हैं तो नहीं हो पाता, जिसको कहते हैं एम्ब्लायोपिया, फंक्शन लॉस होता है, आंखों का स्ट्रक्चर वैसे ही रहेगा। इसके अलावा जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, अगर हम कोई इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो इंडस्ट्री में हजार्ड्स वगैरह होते हैं, जैसे वेल्डिंग इंडस्ट्री में है, अगर वेल्डिंग में तो हमें काला चश्मा पहनना चाहिए और रेगुलर चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि अगर हम काला चश्मा या अच्छे से उसको ध्यान नहीं दे तो आंखों में इन्फेक्शन होना, मोतियाबिंद होना, ये सब हो सकता है। इसके अलावा हम बाइक वगैरह चलाते हैं तो धूल मिट्टी आजकल डस्ट आना या आंखों के अंदर धूल मिट्टी जाना ये भी होता है, तेज हवा से, यस, तो उससे भी हम बचाव कर सकते हैं। इसके अलावा हम जैसे अगर ज़्यादा बुजुर्ग होते हैं तो 55 साल की उम्र के बाद रेगुलर चेकअप कराना चाहिए कि हमारी मोतियाबिंद कहाँ तक पहुँची है, क्योंकि मोतियाबिंद जितना पकता है उतना ऑपरेशन में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो क्या मोतियाबिंद एक कॉमन प्रक्रिया है, होती है हर किसी को? जी बिल्कुल, आप सही बोले। ये उम्र के हिसाब से मोतियाबिंद बहुत टाइप के होते हैं। एक तो बचपन से पैदा होने के बाद को कंजेनाइटल बोलते हैं, उसके बाद होता है तो डेवलपमेंटल बोलते हैं, और जो हम कॉमन जिस चीज को हम अभी डिस्कस कर रहे हैं जो कॉमन देखते हैं लोग वो एज रिलेटेड होता है। एज रिलेटेड सिनाइल कैटरैक्ट जिसको होता है, सिनाइल का मतलब होता है बुजुर्गों में जो होता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे हमारा लेंस जब हम पैदा होते हैं तो जवान होता है, वैसे धीरे धीरे वो भी बूढ़ा होता जाता है। तो इसमें हम कैटरैक्ट जो इंग्लिश टर्म है मोतियाबिंद का, उसका मतलब ही होता है क्लाउडी वाटरफॉल जिसको बोलते हैं, है ना। तो उसका मतलब होता है कि हमारा जो ट्रांसपेरेंट ग्लास है वो सफेदी आने लग गया उसमें। तो लक्षण क्या दिखते हैं? लक्षण इसमें जी सर तो मोतियाबिंद के लक्षण, पहला तो धुंधला दिखाई देने लगता है, इसके अलावा चश्मे का नंबर बदलता है, इसके अलावा अगर रात में हम चांद की तरफ देखें तो हमें 2-3 चांद दिखते हैं जिसको बोलते हैं मल्टीपल मून जो दिखता है। इसके अलावा एक पॉजिटिव इफेक्ट में ये होता है कि इसमें कभी कभी जो पास की हमारी नजर है जिसके लिए हम चश्मा लगाते हैं 40 के बाद, उसमें भी इम्प्रूवमेंट आता है। जी सर।
अच्छा, इसमें लोगों में आम धारणा ये होती है कि लोग कभी कभी अपनी आंखों को देखभाल के नाम जी। पर ठंडे या गर्म पानी से धोते हैं, तो आप क्या सुझाव देते हैं? जी, पहली चीज तो आंखों में जी। बहुत ही जोर से पानी लगना जी। भी ठीक नहीं है, क्योंकि अच्छा। हमारे आंखों में जो टीयर फिल्म होती है, टीयर फिल्म मतलब हमारी आंखों को हमेशा एक नमी बरकरार रहती है। अगर वो नमी नहीं रहेगी, वो नेचुरल होती जी। है, नहीं रहेगी तो आंख सूख जाएगा और आंख में बहुत ज्यादा डैमेज हो सकता है। इस वजह से अगर आंखों को पानी लगाना भी है, ठंडा पानी लगा सकते हैं। जैसे एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस में अगर ठंडा पानी से आंखें धोई जाए बहुत ही मामूली तरीके से, तो उससे काफी अच्छा जो डस्ट होता है वो वॉश हो जाता है, जिसकी वजह से रिएक्शन कम हो जाता है। तो बिल्कुल हम उस चीज का उपयोग कर सकते हैं। अच्छा। जी। अच्छा, आंखों की जो रोशनी कम होना या आप कहें कि खराब होना, इस तरह से डायबिटिक के साथ भी लगा हुआ होता है। जी। तो मैं इसमें ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि रेटिनोपैथी क्या है, डायबिटिक रेटिनोपैथी? जी जी जी। और ये इसका बचाव हम कैसे करें? जी जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है ये डायबिटिक रेटिनोपैथी का, क्योंकि डायबिटिक रेटिनोपैथी मैं खुद अपने प्रैक्टिस में जब से यहाँ बस्तर आया हूँ मैं देख रहा हूँ कि अवेयरनेस ना होने की वजह से, जागरूकता ना होने की वजह से लोगों को लगता है डायबिटीज से सिर्फ शरीर में, पैर में अल्सर बनना, ये सभी प्रॉब्लम होती है, पर आंखों में भी उसका उतना ही परिणाम पड़ता है। और आंखों में ऐसे डैमेज होते हैं जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, मतलब इरिवर्सिबल डैमेज होते हैं। तो उसको अगर हम सही वक्त पे चेक कर लिया जाए, जिसको हम स्क्रीनिंग बोलते हैं, मतलब अगर किसी को डायबिटीज है तो उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे माइल्ड फॉर्म सबसे कम, मॉडरेट, सीवियर और हाई रिस्क फॉर्म आता है। तो अगर हम सही वक्त पे उसका स्क्रीनिंग कर ले और पहचान ले कि रेटिनोपैथी किस लेवल तक पहुंची, तो उसका इलाज आसान हो जाता है। तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि रेगुलर हमारे आई डॉक्टर से, रेटिना स्पेशलिस्ट से, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट से रेगुलर रेटिना की जांच कराई जाए, जिससे बहुत ही जल्द हम वो पता कर पाते हैं और उस हिसाब से हमारे ट्रीटमेंट से पेशेंट को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। ओके। इसमें रेटिना की कौन कौन सी बीमारी होती है? जी, रेटिना की बहुत तरीके की बीमारियां होती है। हम इस पे इस वजह से ध्यान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि रेटिना पीछे का पर्दा होता है और हम सामने से उसे देख नहीं पाते हैं, तो इसलिए पता नहीं चलता। रेटिना में सबसे कॉमन, जैसे अगर मैं बोलना चाहूँ तो यंग पेशेंट में अगर बोले तो एक सेंट्रल सीरस कोरोइडल रेटिनोपैथी हमारे टर्म में होता है। इसका मतलब बेसिकली जो केंद्र बिंदु होता है हमारा, वहां पे मतलब बीच में ब्लैक स्पॉट दिखने लगे और हमारा जो स्ट्रेट लाइन वगैरह है उसमें वेवी थोड़ा दिखने लगे, ये सब उसके लक्षण होते हैं। इसके अलावा अगर हम हाइपरटेंसिव हैं, डायबिटिक हैं, तो हमारी नसें बंद होना, जैसे हमारे हार्ट में हार्ट अटैक होता है, मतलब कोरोनरी आर्टरी का ब्लॉकेज आता है, वैसे आंखों में भी जो नसें होती हैं उसकी ब्लॉकेज होती है, जिसको वेन ऑक्लूजन बोलते हैं, आर्टरी ऑक्लूजन बोलते हैं। जैसे इसके अलावा डायबिटिक में मैंने अभी जैसे बताया कि खून जमना बहुत ज़्यादा और परमानेंट डैमेज करता है। इसके अलावा और सारी बीमारियां, जैसे जेनेटिक बीमारियां हो, जैसे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, रात को कम दिखता है, ये फैमिली बाय फैमिली चलती है। तो स्क्रीनिंग अगर सही वक्त पे करी जाए तो ये सब बीमारियों से बचा जा सकता है और इसका इलाज भी पूरी तरीके से पूर्ण है। ओके। आप लगातार स्क्रीनिंग की बात कह रहे हैं, तो स्क्रीनिंग कितने अंतराल में होना चाहिए, कितने महीने, कितने साल? जी, ये बीमारी पे निर्भर करता है कि वो कौन सी बीमारी है। जैसे अगर डायबिटीज में माइल्ड बीमारी है, माइल्ड रेटिनोपैथी है, माइल्ड डायबिटिक रेटिनोपैथी, तो हमें 6-6 महीने 1-1 साल में करना होता है। जी, और अगर वही उसके सीवियर फॉर्म में है तो हमें 2-3 महीने में करना पड़ता है। इंट्राविट्रल इंजेक्शन होता है, जो कि रेटिना में जो सूजन आता है उसको कम करने के लिए होता है। तो ये भी हमारे हॉस्पिटल में रेगुलर अभी पेशेंट आ रहे हैं तो हम रेगुलर कर रहे हैं। इसके अलावा तीसरा सर्जरी ऑप्शन आता है। तो लेकिन हम बेसिकली स्क्रीनिंग में डिटेक्ट करने के हिसाब से, जैसे स्क्रीनिंग होता है तो हम जितनी जल्दी उसके एक्शन लें उतना जल्दी क्योर इसका पॉसिबल है। जी। अब मैं यहाँ बस्तर के परिप्रेक्ष्य में बात करूँ तो बस्तर में क्या केसेस, किस तरह के केसेस आ रहे हैं आंखों को लेकर के? जी, अभी फिलहाल बरसात के मौसम में, मानसून के मौसम में सबसे ज्यादा जो केस आ रहे हैं वो है कंजंक्टिवाइटिस के। अब वो वायरल भी हो सकते हैं, बैक्टीरियल भी हो सकते हैं। वायरल में जैसे सबसे पहले उसके सिम्टम्स होते हैं आंखों में गड़गड़ाना, कि कुछ आंख में चला गया है, उसके बाद धीरे से रेडनेस होना, बहुत ज्यादा पानी निकलना, आंखों के पलकों में सूजन आना। इसको लेके पेशेंट आते हैं और इसका ट्रीटमेंट अगर सही वक्त पे वो हमें दिखाते हैं तो इसका ट्रीटमेंट 100% पॉसिबल और क्योर है इसका। क्या कंजक्टिवाइटिस घातक होता है? यस, अगर इसको सही वक्त पे इसका इलाज ना किया जाए और ये अगर हमारे पुतली में दोष पैदा कर दे और उसका ट्रीटमेंट सही वक्त पे ना हो तो बिल्कुल ये परमानेंट डैमेज कर सकता है।
डॉक्टर साहब, अभी पूरा विश्व कोविड की जो विभीषिका है उससे गुजर चुका है। अब कोविड को लेकर के मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि कोविड के मद्देनजर कोविड को लेकर के क्या आंखों में बीमारियां हो सकती है या हो चुकी हैं? जी बिल्कुल, और बिल्कुल कोविड तो शरीर के मेरे हिसाब से बहुत अंग को अफेक्ट कर रहा है, जिसमें आँख भी है। और आँखों में सबसे ज़्यादा कॉमन जो कोविड में हो रहा है वो हो रहा है कंजंक्टिवाइटिस, जिसको बोलते हैं वायरल, क्योंकि इट्स अ वायरस, तो वायरल कंजंक्टिवाइटिस होता है। जैसे आँखों में गड़गड़ाहट होना, लाल होना, पानी आना। और तो अगर ऐसा कुछ होता है तो तुरंत अपने पहले ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाया जाए, जिसमें से हम वहाँ पे स्वाब लेके उसको कोविड टेस्ट के लिए, उसके लिए भी पीसीआर के लिए भेज सकते हैं, जिससे डिटेक्ट हो सकता है कि आपको क्या कोविड के द्वारा कंजंक्टिवाइटिस हुआ या नहीं हुआ। इसके अलावा आंखों के अंदर अगर आप जाएं तो कोविड के द्वारा यूवेटिस नामक बीमारी हो सकता है, जो यूवेल टिश्यू हमारे पार्ट में होता है। इसके अलावा यूवेटिस में ऐसा होता है कि हमारी जो आँख है वो फाइब्रस लेयर, यूवियल लेयर से बनी होती है। यूवियल मतलब जो हमारी, जो आप देखते हैं आंखों की पुतली होती है, जो सब जैसे बोलते हैं उसकी भूरी आंखें, उसकी नीली आंखें, वो क्यों होती है? वो यूवियल टिश्यू जो आइरिस पिगमेंट, आइरिस रहता है, उसके कलर के हिसाब से डिसाइड करता है। तो अगर उसमें कोई बीमारी होती है तो उसको यूवेटिस कहते हैं। उसमें भी बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होना, आंखों का लाल होना, दर्द होना। तो अगर इसकी सही वक्त पे हम ट्रीटमेंट दे दें तो पूरा क्योर हो सकता है, 100% इसमें रिजल्ट वापस आता है। इसके अलावा अगर पोस्ट कोविड देखा जाए तो आप सुन रहे होंगे कि नसों में ब्लॉकेज आना, जिसको बोलते हैं क्लॉट बन के नस का ब्लॉक आना। तो पीछे रेटिना में जैसे सेंट्रल रेटिनल आर्टरी होता है, सेंट्रल रेटिनल वेन होता है जो कि रेटिना को सप्लाई करता है, इसमें ब्लॉकेज आने की वजह से भी काफी परमानेंट डैमेज आंखों की नजर में हो रहे हैं। तो ये सब कोविड के द्वारा हो रहा है, तो हमें इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल सर, मोतियाबिंद को लेकर के एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा। इसमें ये मोतियाबिंद का इलाज कैसे संभव है, क्या होता है? मोतियाबिंद का इलाज सबसे पहले तो अगर बच्चों में होता है तो तुरंत बच्चे अगर पैदा होते हैं तो ऑपरेशन नहीं किया जा सकता, क्योंकि बच्चे उतना आँख इतना डेवलप नहीं होता कि ऑपरेशन किया जाए। हाँ, 2-4 महीने के बाद हम उनका ऑपरेशन कर सकते हैं, पर उसमें भी हम लेंस नहीं डालते। बाद में हम लेंस का उपयोग करते हैं, चश्मा का उपयोग करते हैं पहले। और अगर मोतियाबिंद कोई भी उम्र में आ सकता है, तो कोई भी उम्र में अगर आता है तो उसका इलाज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो है सर्जरी। सर्जरी में हम क्या करते हैं कि जो मोतियाबिंद हमारा नेचुरल लेंस है, जिसमें मोतियाबिंद में कन्वर्ट हो गया है, उसको हम निकाल के उसकी जगह बाहर का आर्टिफिशियल लेंस इम्प्लांट करते हैं आँख के अंदर। और इम्प्लांट जब करते हैं तो वो लेंस हम पेशेंट के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि किस पेशेंट को किस प्रकार का लेंस उपयोग हो सकता है। तो इसमें सर्जरी में भी 2-3 टाइप की सर्जरी होती है। इसमें एक होता है मैनुअल SICS बोलते हैं जिसको। SICS जो होता है वो है स्मॉल इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी, मतलब इसमें छोटा इंसिजन से लगभग वो 5.5 से 6.5 mm का इंसिजन होता है, उसमें से मोतियाबिंद निकाले और उसमें रिजिड लेंस जो रहता है उसमें। इसके अलावा एक और बहुत एडवांस टेक्निक आता है, वो है फेको पद्धति से, जो कि हमारे यहाँ अस्पताल में भी वो उपलब्ध है, जिसमें बहुत ही माइन्यूट इंसिजन से अल्ट्रासाउंड टेक्निक से हम उस मोतियाबिंद को आँख के अंदर ही खा लेते हैं। तो इससे जो चीरा आपका 6.5 mm का लगता है, इतना बड़ा जो 6.5 mm का, वो सिर्फ 2.8 या 2.5 mm के चीरे से हम उसको अंदर ही मोतियाबिंद को खा के और उसमें घड़ी वाली लेंस जो होती है वो अंदर इम्प्लांट कर देते हैं। तो इससे पोस्ट ऑप में जो ऑपरेशन के बाद इससे रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। जी सर, इसमें एक मैं अपनी व्यक्तिगत तौर पर सवाल इसमें करना चाहता हूँ, शिशुओं को आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये मोतियाबिंद से ग्रसित है यार? जी सबसे पहले तो अगर मोतियाबिंद पूरी तरीके से अगर सफेद मोतियाबिंद दिख रहा है तो जैसे पर्ली वाइट अपीयरेंस बोलते हैं हम जिसको, जैसे मोती, आंखों में मोती आया है, तो आप वो सामने से पहचान जाएंगे। जैसे मैं अगर आपकी आंखें अभी देखूं तो इसमें हमें कुछ ऐसा सफेदी कुछ दिख नहीं रहा है, पहला चीज वो। और सबसे पहले तो मदर ही पहचानती है। दूसरा, बच्चे लाइट को फॉलो नहीं करेंगे। अगर हम कोई भी चीज लाइट दिखाते हैं तो बच्चों की एक आदत होती है कि उस तरफ वो देखते हैं, जब उन्हें दिखाई नहीं देगा तो वो उस चीज को फॉलो ही नहीं करेंगे, लाइट की तरफ नहीं देखेंगे। तो ये हो गया दूसरी चीज। तीसरी चीज, मदर खुद बताएगी कि कोई भी उसे हम कलर के सामान कुछ लेके आते हैं या बाकी बच्चे उसके एज के बच्चे उस चीज पे कलर या लाइट पे रेस्पॉन्स करते हैं, पर वो नहीं करते।
अच्छा, कुछ बच्चों को एक्चुअली व्यक्तिगत तौर पर मैंने देखा है कि वो लाइट की दिशा में देखते हैं लगातार। जी जी। तो क्या ये भी एक रोग का हिस्सा है? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लाइट की तरफ इसलिए देखते हैं क्योंकि बच्चे साउंड और लाइट की तरफ बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। तो अगर वो करते हैं तो इट्स अ पॉजिटिव साइन, अच्छी बात है कि उन्हें वो लाइट दिख रही है, इसलिए वो उसकी तरफ देख रहे हैं। अच्छा, क्योंकि लगातार कुछ बच्चे अक्सर लाइट की तरफ देखते हैं और वो एक्चुअली अपनी आंखें, अपनी पुतलियों को घुमा नहीं पाते। दरअसल मैं लास्ट में ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि हॉस्पिटल की अभी भावी योजनाएं क्या है? जैसा कि हम समझते हैं कि जेके हॉस्पिटल वर्तमान में बस्तर में सर्व सुविधा युक्त एक नेत्रालय है, और वर्तमान में इसकी भावी योजनाएं क्या है? हमारा तो फर्स्ट डे से यही उद्देश्य था कि बस्तर की जनता को, और इसलिए मेरे मतलब मैं पूना में भी था, मैं 14 साल बाहर रह के आया हूँ। फिर मतलब यहाँ पे मेरे पिताजी का बहुत बड़ा सपना था कि यहाँ पे एक सर्वयुक्त, क्योंकि वो भी आई डिपार्टमेंट से मतलब उन्होंने अपने 30 साल के ऊपर अपनी आँख मतलब नेत्र विभाग में सेवाएं दी हैं बस्तर में। बड़ा नाम है। जी जी जी। तो उनका सपना भी था, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि मैं बस्तर में आके यहाँ पे ये काम कर रहा हूँ। अपने लोग लगते हैं, अपना परिवार लगता है। तो हम लोग फर्स्ट डे से ही यही कोशिश किए थे कि जितना हम बेस्ट से बेस्ट यहाँ पे जो सुविधाओं के लिए लोगों को चेन्नई, हैदराबाद, रायपुर, विशाखापट्टनम जाना पड़ता है, वो ना जाना पड़े और यहीं पे उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध हो। इसलिए हमने ऐसी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, एडवांस टेक्निक्स है, जिसके द्वारा हम यहीं पे मैक्सिमम चीजें डिटेक्ट करके सब कुछ हम ट्रीटमेंट यहीं दे पाते हैं। अच्छा। आगे जो हमने भविष्य में सोचा है कि हम आगे आने वाले समय पे एक सर्जिकल रेटिना में, जिसमें रेटिना की जो सर्जरीज होती है उसको लाएंगे। इसके अलावा ऑक्यूलोप्लास्टिक सर्जन होते हैं, और हर जैसे पुतली के अलग एक विशेषज्ञ होते हैं। लिड जैसे पुतली, जैसे कोई ट्यूमर हो गया आंखों का, इसके अलग विशेषज्ञ होते हैं। अच्छा। या पीडियाट्रिक ऑप्थेल हो गया, ये हम सब का विजिट यहाँ पे स्टार्ट करवाएंगे। और जो भी हमसे कमी रहेगी उसे हम जो भी हमें रेस्पॉन्स मिलेगा या रिव्यूज मिलेंगे हमारे पेशेंट के द्वारा, उसको हम उसमें सुधार करेंगे। हाल ही में जो नेत्र शिविर लगा था जेके हॉस्पिटल में, वो काफी अच्छा था और लोगों ने काफी अच्छा रेस्पॉन्स भी दिया है। डॉक्टर साहब, आपसे बात करने को बहुत जी कर रहा है, बहुत सारे सवाल भी हैं, लेकिन वक्त का तकाजा है, आपको विदा होना है।